आज हमारे मेहमान, क्या बोलूं, बहुत मुश्किल है इंट्रोडक्शन करना, कैसे करूं। अब आप मुझे बताइए, ये हवाओं पे लिखते हैं, हाथों में धूप मलते हैं, महकती खुशबू निकाल लाते हैं आंखों में से, और फिर कजरारे सपने दिखाते हैं और ऊपर से शोर मचाते हैं कि जंगल में चड्डी पहन के फूल खिला है। अब ऐसे रचयिता को मैं शब्दों में कैसे बांधूं? नहीं बांध सकती, इसलिए इस्तिकबाल करती हूँ गुलजार साहब, जी आयानी, वेलकम टू अश। बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल से ज़्यादा, हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो गई है। जी हाँ। आपके सर्वाइवल की सीक्रेट क्या है? अच्छा, मतलब नहीं रहना चाहिए था 50 साल तक ऐसा कोई खदशा था? बिल्कुल नहीं। ये हम तो जानना चाहते हैं कि सर्वाइवल और सीक्रेट की सक्सेस क्या है। नहीं, अब इसकी वजह और कारण तो मैं ही हूँ, मैं खुद ही हूँ कि ढीठ हूँ और रुक नहीं रहा हूँ। और जिस तरह आपने ये चीज़ें गिनवाई हैं मेरी कि वो चड्डी पहन के फूल खिला है और ये हवाओं पे लिख दो, हवाओं के नाम लिखता हूँ, तो जितने झूठ बोलने के इम्कानात थे वो मैं मिलते रहे, उतने बोलता रहा। और जब तक ये बाकी हैं उसे ज़रा शाराना अंदाज में कह लेते हैं, लेकिन वो जितनी आप फैलेसीज बना सकें और झूठ बोल सकें, आप सरवाइव करेंगे। ओवर द इयर्स आपने कितने म्यूजिक डायरेक्टर से साथ काम किया? फ्रॉम एस.डी. बर्मन टू ए.आर. रहमान, फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक, और यहाँ पर रहमान साहब का म्यूजिक। मैं जितने मौके मिलते रहे, और ये ज़रूर है कि ख्वाहिश होती थी, जिनको एडमायर करते हैं उन्हें उनके साथ काम करने का मौका मिले, क्योंकि तभी सीख सकता है आदमी। जिनको आप अपना आइडियल समझते हैं, जिन्हें अपना उस्ताद समझते हैं या गुरु समझते हैं, या जिनकी सराहना करते हैं, उनके साथ उनकी क्लासरूम में बैठ जाओ तो कुछ तो मिलता है, उनकी सोहबत में बैठने से मिलता है। अब सचिन देव बर्मन जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर, सलील चौधरी जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर, हेमंत कुमार जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर, जिन्हें बचपन से सुनते रहे जब बड़े हो रहे थे, जब उन्हें देखा तो जाहिर है कि ख्वाहिश हुई कि इनके साथ कहीं मौका मिल जाए काम करने का। जिन्हें पढ़ते रहे, जिसमें राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, सरदार जाफरी और फैज़ अहमद फैज़, तो बाछें खिल जाती थी जब उन्हें देखते थे, और कि जिन्हें पढ़ा है, जिन्हें सराहा है किताबों में, वो जिंदा सामने बैठे। तो इसलिए जो मौका मिला, क्योंकि गुरु एक तो नहीं होता आदमी के, बहुत गुरु होते हैं, बहुत जगह से सीखता है आदमी, बहुत से स्कूल होते हैं, बहुत सी जमातें होती हैं जहाँ से सीखता है इंसान जी। तो वो एक से एक मिलता गया रास्ता। कुछ खुद तलाश करते रहे, कुछ खुशकिस्मती से सामने आ गए, तो करते रहे। लेकिन ये कि बड़ी दयानतदारी से सीखने की कोशिश की और काम करने की कोशिश की। मेरा ख्याल है वही एक वजह है जो मैं सरवाइव कर गया इतने दिन, कि उसमें कोई ख़यानत नहीं थी। मतलब उस काम से लगन थी, उस मकसद से लगन थी जो कर रहा था। ये कभी नहीं था कि मुझे बस वो मेरा पोस्टर छप जाएगा, मेरा नाम छप जाए या इश्तिहार बन जाए तो तसल्ली हो। तसल्ली तब होती थी जब चार आदमी पसंद करें आपके काम को, और जो आप कर रहे हैं उससे ख़ुद को ईमानदारी के साथ उसे क्रिटिसाइज़ कीजिए, ईमानदारी के साथ उसे परखिए और देखिए कि ये अच्छा है कि नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जैसा महसूस करते हो वैसा कहो, वरना किताबों के हवाले तो हर वक्त आप कोई ख्याल, कोई बंदिश, कोई बात कहना चाहें तो फ़ौरन जितने हवाले पढ़े हुए हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। लेकिन ये कि आपने क्या वैसा ही महसूस किया जो सिर्फ पढ़ा है, या आपने कुछ और महसूस किया है। तो अगर वो दयानतदारी और उसका इजहार करना आदमी कोशिश करे तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा रास्ता बन जाता है। तो बस ये करता रहा, और वो ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि एंटीनास खुले हुए मेरे अभी तक। तो जाहिर है वही होता है, वही क्रिएटिविटी का तरीका भी यही है कि आपके अगर एंटीनास खुले रहो तो ज़िंदगी तो हर वक्त झोंके की तरह ब्रश करके जाती है आपको। तो जो झोंका आपने संभाल लिया बस वो संभाल लिया, पर आपको खुद तैयार रहना पड़ता है।
बस वही कोशिश करते हैं कि तैयार रहें। सर, जब आप पहले गाने लिखते थे और अब गाने लिखते हैं, पहले शब्द आते थे, फिर धुन बनती थी, अब धुन बनती है, फिर शब्द आते हैं, तो आपकी क्या राय है? आपका कंफर्ट लेवल दोनों में है? ये सिनेमा की उम्र 100 साल की है और मैं कोई 200 साल से ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे साइलेंट ईरा के ज़माने से धुन पहले हुआ करती थी। ये गलत फहमी है कि अल्फाज पहले थे। जिस वक्त आगा हशर के ड्रामों को उसी तरह से ले लिया गया सिनेमा में, सिनेमा जब शुरू हुआ ज़ाहिर है उन्हें चाहिए था, मवाद चाहिए था, और वो पिट में बैठ के जो म्यूजिशियंस बजाते थे तो जो या तो क्लासिकल बजा लेते थे या लोकगीत, फोक विरसा इतना बड़ा है, या अच्छी अच्छी बंदिशें गाया करते थे। और जब उनकी डिमांड बढ़ने लगी और ये महसूस होने लगा कि क्योंकि एक दौर था साइलेंट ईरा में ही कि लोग जो देखने आया करते थे वो उसका ताल्लुक जो सामने चल रहा उससे नहीं है, फरमाइशें भेजा करते थे, हमको ये वो वाला गाना सुनाइए। 2 तरह के थिएटर्स थे, अंग्रेजी फिल्में भी थी, हिंदुस्तानी फिल्में भी थी, बाइस्कोप कहते थे जी। और वहाँ वो पियानो और वायलिन और दूसरी तरह के साज होते थे, और दूसरे जो जहाँ हिंदुस्तानी या हिंदी फिल्में जिन्हें अब हिंदी हम कहते हैं, उस वक्त तो हिंदुस्तानी फिल्म ही कहा करते थे, वहाँ हारमोनियम होता था, पेटी मास्टर होते थे, तबला होता था, ढोलक होती थी, जो हमारे साज हैं, जो हमारे फोक सॉन्ग के जितने और फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जितने, तो वही बजा करते थे। और उसी पे बल्कि आपको हैरत होगी सुन के, जो हमें मालूम हुआ कि हमें अल्लाह रखा खान साहब ने बताया कि उन्होंने 8 आने पर बजाया है वहाँ, और AR कुरैशी के नाम से। हॉल इतना साइलेंट नहीं हुआ करता था जितना आज है। उसमें वो पान बीड़ी सिगरेट और सोडा लेमन और ये सारा कुछ खोंचे वाले घूमते रहते थे, लोग खाते भी रहते थे, पीते भी रहते थे, तो ये माहौल हुआ करता था। उस माहौल के बीच में एक गाना भी चल रहा है जो सामने पिट वाले, तो होल थिंग इमेजिन कि लाइव है, जिंदा है। आज उसके कंपैरिजन में फिल्म का हॉल जो है वो डेड लगता है। तो धुनें जो कामयाब हो जाती थी तो वो जो एग्जीबिटर थे वही डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे, वो खुद ही अपने साइकिल पे डिब्बे ले आए जाके या टांगे पे रक्शे पे रखवा के ले आए, वो चलाया करते थे जी। तो उन्होंने फिर फरमाइश करनी शुरू की पेटी मास्टर से कि देखो ये लोग इस गाने के लिए आते हैं, और कई बार हमने देखा है वो सिर्फ गाना सुनते हैं, आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और चले जाते हैं, पिक्चर चलती रहे। हाँ ओके। और ये गाना इसको जरा सा लंबा करो, तो जी कि गाना है ही एक ही अंतर है, इसमें कुछ नहीं, ये तो इतना ही है, अब हमें जितना आता है फोक, इसे तो ये मुंशी बैठे हो इनसे लिखवा लीजिए। तो उन धुनों पर गाने लिखे जाने लगे, जहाँ से मेरा जॉब शुरू होता है कि मुझे नौकरी मिली, मेरी नौकरी का आगाज़ वहाँ से शुरू होता है। फिर बीच में वो दौर ज़रूर आया कि जहाँ गज़ल, गालिब की गज़ल आई समवेयर इन 1931-33, जिस वक्त कि आलम आरा आ चुकी थी 31 में, जहाँ से टॉकी शुरू होती है, और मेरा ख्याल है 33 में कहीं आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक गालिब की पहली गज़ल थी जो सिनेमा में आई। उसमें टैगोर के गाने भी आए, उसमें काजी नजरुल सलाम, उनके गाने, उस दौर के हमारी पूरी मूवमेंट के, जो नेशनल मूवमेंट थी उसके जितने शायर थे, डॉक्टर सफदरा एंड भूषण थे, पंडित भूषण जी, पंडित सुदर्शन, ये बड़े नाम हैं उस दौर के जिन्होंने लिखा फिल्मों में। इनमें केदार शर्मा एक जो बाद में डायरेक्टर भी बने, वो बहैसियत सॉन्ग राइटर के आए थे, तो उनके ज़ाहिर है कि खुद लिखते थे, शायर थे, तो उन पे धुन बनवा लिया करते थे। फिर उस वक्त के मौसीक़ार जो थे, जो संगीतकार थे, उन्हें ज़बान से ताल्लुक़ था, जिन्हें फोक सॉन्ग याद थे उनको ज़बान से भी उतना ही ताल्लुक़ था, ज़बान उतनी ही समझते थे, तो ज़ाहिर है कि अल्फाज आ जाएँ तो उन्हें बंदिश उसको ट्यून करने में मुश्किल नहीं होती थी, तर्ज देने में।
आज कॉस्मोपॉलिटन इंडस्ट्री, कॉन्वेंट से पढ़े हुए आते हैं, तो उन्हें हिंदी में जब गाना दिया जाए, या साउथ से A.R. रहमान जैसे कंपोज़र हैं, तो जाहिर है कि हिंदी के साथ ताल्लुक़ पैदा होगा तो हिंदी के वर्ड्स पहले लेके कंपोज करेंगे। हालांकि A.R. रहमान ने कुछ गाने हिंदी के सिर्फ ज़बान बता देने से भी किए हैं, कंपोज किए हैं। जैसे एक गाना है उनका, मेंढा यार मिला दे साइयाँ, वो अल्फाज पहले आए और धुन बनाई है रहमान ने। म्यूज़िक डायरेक्टर है जो कॉम्पोजिशंस में वो लय के हिसाब से, ठेके के हिसाब से वो लय बदलता है तो साथ में मीटर बदल जाता है, तो उसमें वेरिएशन है जो एडवांटेज है शायर के लिए जी, कि उसमें वैरायटी है, उसमें चेंज है, उसमें वो इजहार कर सकता है उस सिचुएशन का। सिर्फ गाने को गाने की तरह ना देखिए, वो इजहार है उस फिल्म की सिचुएशन का, उस कहानी का और उस किरदार का, उस कैरेक्टर की ज़बान का। वो सारी चीज़ें बनती हैं तब फिल्म का गाना बनना था। कहने का मकसद ये है कि ये अगर आपका पेशा है, धंधा है, ये काम करना है, रोज़गार है आपका, तो ये क्राफ्ट है, सीखना चाहिए। गुलजार साहब, रिश्तों की बात करते हैं जी। सबसे पहले जिनको आप अपना मेंटर मानते हैं, बिमल दा, उस रिश्ते के बारे में कुछ बताइए। गुरु है मेरे। मैं जिस ज़माने में मोटर गैरेज में मैं काम करता था, उस ज़माने में मेरे बहुत से दोस्त थे, क्योंकि मैं IPTA और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन PWA में इन जगहों पे जाया करता था, तो दूसरे राइटर्स भी मिलते थे वहाँ जी। तो उनमें शैलेंद्र भी थे और शैलेंद्र फिल्मों में भी काम कर रहे थे। बॉम्बे यूथ कॉर जाया करता था, तो वहाँ सलीलदा से दोस्ती हो गई थी। दोस्ती मतलब मुझसे सीनियर थे, तो लेकिन उनके बर्ताव की वजह से आज कह सकता हूँ कि दोस्ती थी। और उन्हीं में एक देबूसैन दोस्त बन गए, बंगला में शायरी लिखते थे। अब बंगला ज़बान से मेरा लगाव जो है वो उससे बहुत पहले की कहानी है, तो बंगाली शायरी बैठ के सुनना, फिर उनके फोक सॉन्ग ट्रांसलेट करना उर्दू पर्चों के लिए, तो ये शौक़ थे, तो वो मुझे ले गए थे बिमला के पास जी। फैमिली के लिए ये था कि भाई एक मिरासी घर में पैदा हो गया है जिसे ख़ानदानी पेशे से, बिजनेस से, जो रोज़गार है उससे, कारोबार से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये कुछ और ही बनना चाहते हैं। तो और उसमें उनकी गलती नहीं, हमारे समाज का जो सेटअप था वो यही था कि शायर कमा नहीं पाते थे अपनी शायरी से, और फाइन आर्ट्स की सभी की ये हालत थी, तो इसलिए वो इस तरह से सोचा करते थे। लेकिन मैं बुज़िद था। उसमें बस एक सिचुएशन पर सचिन देव बर्मन, सचिन दा हम कहते थे उन्हें, उनसे थोड़ी सी कोई खफगी हो गई शैलेंद्र की, तो मुझे बिमला के पास जाने के लिए, बिमला उनको बिमला कहते थे, उनकी फिल्म बंदनी शुरू होने वाली थी, तो मुझे जाने के लिए कहा। और मैं फिल्मों में नहीं जाना चाहता था, एक तो फिल्मों में नहीं जाना चाहता, एंड वर्स्ट ऑफ ऑल के गाने नहीं लिखने। अब ये कहीं बैठा हुआ था दिमाग में, लिटरेचर वॉज माई फील्ड, लिटरेचर में आई वाज कंफर्टेबल एंड आई वांट टू, लिखना चाहता था अदब और साहित्य से, इसीलिए PWA और इसीलिए इप्टा एंड इसीलिए। तो उसमें शैलेंद्र ने मुझे एक बार डांट के भेज दिया, तो सीनियर थे मुझसे, फिर वही दोस्ताना कि नाराज़गी हो गई, तो हो गई होगी, तुम जाओ, तुम्हें बुलाते हैं, तुम्हें देबू कह रहा है। तो देबू ने शिकायत की कि ये जाता नहीं, ये जाना नहीं चाहता, तो शैलेंद्र ने भेज दिया। तो बिमला से मिले, तो बिमला ने सिचुएशन बताई और गाने के लिए कहा। बहरहाल वो जिस तरह से हुआ, दैट्स अगेन अ स्टोरी कि हाउ उन्होंने कुछ उससे पूछा, देबू से बंगाली में पूछा कि भद्रलोक की कोई जान भेजे वैष्णव को टकी, तो देबू ने कहा दादा वो बंगाली समझता है तो
फिर समझाया मुझे, बहरहाल वो गाना लिखा, मोरा गोरा अंग ले ले मोहे शाम रंग ले ले। मोरा गोरा अंग ले ले मोहे शाम रंग ले ले, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे। वो गाना हो गया। उसके बाद शैलेंद्र और सचिन दा की सुलह हो गई। अब सचिन दा ने कहा कि नहीं, हम नए आदमी से नहीं लिखेगा, मुझे तो शैलेंद्र को ही चाहिए। शैलेंद्र के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी, ऑकवर्ड थी। मैं शैलेंद्र से कहा, इसमें ऑकवर्डनेस की कोई एम्बैरेसमेंट की सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने ऑन द कॉन्ट्री, आपने जिद की थी, मैं तो रुमाल रखा था सीट पे, हटा दिया, आप जाइए बैठिए, आपका रुमाल रखा है वहीं पे बैठिए जाके। तो बिमल को बुरा लगा था कि अच्छा गाना लिखा, उसके बावजूद सचिन दा जिद कर रहे हैं जी। तो बिमल ने मुझसे कहा, देखो डायरेक्शन डायरेक्टर का मीडियम है, फिल्म जो है वो डायरेक्टर का मीडियम है, तो तुम मेरे यहाँ असिस्टेंट हो जाओ, मैं एक नई फिल्म शुरू कर रहा हूँ काबुलीवाला के नाम से, तो तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन यू विल नॉट गो बैक टू दैट मोटर गैराज एंड डोंट वेस्ट योर सेल्फ। और ये मैंने किसी से, अपने खानदान में किसी से नहीं सुना था। एंड आई क्राइड आउट, आई जस्ट बस्टेड आउट। मैं आज भी गला रुंझ जाता है मेरा जब बात करता हूँ। And the way he said it, it was like a father. And that's my relation with Bimala. He is not only a guru to teach me, he was my guardian, he was like a father to me. मतलब 65 में गुजर गए वो, जब तक ये इसी तरह से रहा रिश्ता। और वो and I know he took care of me. He brought me up. सिखाया उन्होंने, पूरी तरह से सिखाया। मतलब एडिटिंग में भी और उसमें भी वो दे दिया करते थे कि जाओ लाइनअप करो, पूरा जो रशमेंट आया वो ये करो, जो अमूमन तमाम असिस्टेंट्स को नहीं काम दिया जाता था वो भी दिया उन्होंने मुझे। और मैंने इसीलिए आपसे कहा कि मैंने जो काम किया बड़ी ध्यानदारी से किया, और दैट इज़ व्हाट्स मेकिंग मी गोइंग इवन टुडे। और शायद वो ध्यानदारी उन्हें नजर आ गई थी। You learn from the best. You learn from the best. Nothing like this here. I mean, this one can't say, one can't exchange an experience. You know? Very true. Very It can't happen. So पंचमदा पंचमदा भी उसी वक्त की पहचान है जिस वक्त मोरा गोरा अंग ले ले लिख रहे थे। जी। सचिन देव बर्मन आया करते थे ऑफिस में, मोहन स्टूडियो में जो बिमल का ऑफिस था, वहीं म्यूजिक के लिए बैठते थे, बैठक वहीं होती थी। तो वो हारमोनियम उनका आता था साथ में, तो साथ में डग्गा जो बायां उस पर ताल देने के लिए वो पंचम आया करते थे, तो वो उनके असिस्टेंट थे अपने फादर के। जी। तो आते थे, तो पंचम से दोस्ती वहीं पे हो गई थी। मैं असिस्टेंट था बिमल का। तो उस उम्र में तो ये लोग ख्वाब देखते हैं ना ऐसे कि अच्छा जब मैं करूँगा तो ऐसा कुछ करूँगा, और जब मैं बनाऊँगा तो ये करूँगा, तो अच्छा मैं ऐसा म्यूज़िक दूँगा और ये करेंगे कभी एक साथ। तो ये उड़ाने तो शुरू हो जाते हैं आदमी की जिस वक्त आदमी सीख रहा होता है। तो उसमें वो एक रैपो हमारी दोनों की थी बड़ी अच्छी। जिस वक्त पहली फिल्म की मैंने, तो उसमें पंचम नहीं थे, इसलिए कि सलील दा ऑलरेडी साइंड थे हमारे प्रोड्यूसर के साथ जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया। जी। और सलील दा के साथ लिखना तो इट्स अ प्रिविलेज, हम कह ही नहीं सकते थे, कि सवाल ही नहीं पैदा होता। एंड आई न्यू सलील दा, मेरे अपने जो पहली फिल्म थी। और सलील दा को मतलब मैं बॉम्बे यूथ क्वायर जो आपको बताया मैंने, वहाँ से जानता था। It was a privilege to write with them. भूला हुआ कोई वादा, बीती हुई कुछ यादें, तन्हाई दोहराती है रात भर, कोई दिलासा होता, कोई तो अपना होता,
अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। फिर दूसरी फिल्म से परिचय जब बनाई तो फिर पंचम के साथ शुरू हो गया। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। ज़्यादातर काम तो पंचम ही के साथ किया और पंचम के साथ इसी तरह से काम किया, बस चलते फिरते गाड़ी में सफ़र करते भागते इधर उधर चलते हुए, चलो वो आ गया घर पे ले गया, चलो रिकॉर्डिंग है चलते हैं, किसी की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, उसको कोई धुन सूझी हुई है तो बैठा लेता था गाड़ी में, चलो चल के, तो रास्ते में ही वो सामने डैशबोर्ड पे बजा के और दरवाज़ा बजा के और छत पे बजा के और नई धुन आई है तो कोई बोल दे यार ये गुम हो जाएगी, खो जाएगी, तो उस पर बोल बना लेते थे जाते जाते। फिल्म सेंटर पहुंचे, उतरा और मुझे वापस भेजते थे, अब तुम जाओ काम में डिस्टर्ब करोगे। यूज्ड टू सेंड मी बैक। ओके, रिकॉर्डिंग पे किया, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। समवेयर इट्स नॉट टू पीपल, वो मिश्री की तरह जो घुल जाता है। वो यू बिकम वन व्हाइल वर्किंग। आई मीन सेम आई कैन से इट इज विद विशाल टुडे। ओके, With Vishal, I have that relationship. He's like a son to me. He calls me bhai, and I own him. विशाल में इसकी शायरी की समझ बहुत है और बहुत सेंसिटिव है वो। True. तो things which I can do with him, experiments which he does with the language and the experiments which I can do with his notes. सर असदुल्ला खान गालिब साहब, उनके साथ you have a special deep equation with his creativity, with his creation. कब शुरू हुआ? गालिब के साथ स्कूल से, जब हमारे मौलवी तरन्नुम में पढ़ के क्लासरूम में सिखाया करते थे। हमारे मौलवी साहब जो थे मुजीबुर रहमान उनका नाम था, बाद में पाकिस्तान चले गए। जी, उर्दू हम उनसे सीखे दिल्ली यूनाइटेड क्रिश्चियन स्कूल में यहाँ पे, और वहाँ वो क्लासरूम के बीच में चलते हुए जब नई गज़ल के माने सिखाने एक ख़त्म हुई दूसरी शुरू की, तो उससे पहले वो पूरी गज़ल तरन्नुम में पढ़ते थे, फिर एक एक शेर समझाना शुरू करते थे। एक गज़ल चलती थी 5-6 रोज़ जी, तो पहले, और तरन्नुम बड़ा खूबसूरत था उनका। तो गालिब के बारे में जितनी बातें जिस तरह से उन्होंने तफसील में हमें बताई और जिस तरह से, तो वो एक उनकी शख्सियत की बात है। कुछ बुजुर्ग होते हैं ना, घर में आते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई ताया जी आ गए, कोई फूफा आ गए, वही मामा जी आ गए बड़े, तो आप दुबक गए, या कोई ताया जी आए हैं बड़े भारी आवाज़ में, जूते पहने हुए, हाथ में खूंटी भी है, रौब होता है। हाँ, कुछ ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो घर में दाखिल हुए और उनके साथ फिर चमक आ जाती थी कि वो उनकी गोदी पे चढ़ जाओ, उनकी जेब में हाथ डाल लो। पैसे मिल गए तो 2 पैसे ले लिए, वो बादाम उनकी जेब में तो बादाम निकाल लिए। तो गालिब लुक्ड लाइक दैट काइंड ऑफ अ बुजुर्ग टू मी, जो आपके लेवल पे आके भी बात करता है और आप ही की बात करता है। आप देखिए गालिब के जितने कोटेशंस किसी मतलब उर्दू शायरी में और किसी के नहीं है। वजह यह है कि वो हर वक्त आपकी बात कर रहा है। तो जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं तब भी, और जब बड़े हो गए तब भी, और जब नहीं बड़े हुए तब भी, वो आपको हर मौके पर एक कोटेशन देता है। तो ये खताब जो गालिब के साथ जुड़ा हुआ, जिन्हें चचा गालिब कहा जाता है, वो किसी और के साथ ये खताब तो नहीं इस्तेमाल हुआ आज तक, जो मुहावरन। हाँ, कोई मामा मोमिन तो किसी ने नहीं कहा, है ना। सिर्फ गालिब ही को चचा कहा, चचा गालिब। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ चचा नेहरू सुना, उनकी शख्सियत में भी वो बातें थी। जी, वो जो एक ह्यूमन बीइंग की एक पर्सनल ग्रेटनेस है ना, जो सब लेवल पे अपना लेती। हमें पंडित जी के बारे में, चचा नेहरू की बात करूं तो आप देखिए वो बच्चों के साथ क्या एसोसिएशन है, कितनी बड़ी एसोसिएशन है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे पहले प्रधानमंत्री, पहले वज़ीर आज़म
और सारी सियासत की जिम्मेवारी, सारे देश की जिम्मेवारी उन पर। तो बड़ों के साथ भी, गांधी जी के फेवरेट भी, है ना। जी। तो कहीं एक बात उस शख्सियत में थी, तो गालिब के साथ वो रिश्ता वहाँ से बढ़ा। और ये ख्वाहिश थी कि मैं गालिब पर एक फिल्म बनाऊं। उस दौर में पहुंच गया जहाँ पे गालिब पर फिल्म बनाने को कोई प्रोड्यूसर तैयार नहीं था। खुशकिस्मती से मिस्टर A.S. तातारी आपके डायरेक्टर जनरल थे दूरदर्शन पे। उन्होंने कई फाइल में मेरा एक खत या एक एप्लीकेशन देख ली जब वो, और वो ज़बानदान है, वो अदब जानते हैं। तो उनका वो खत आया, आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन मेकिंग दैट सीरियल? उनके देखे से And I think it is Mr. Tatari who switched it on. And I came down, I wrote and submitted. फिर वो कहने नहीं लगे, उन्होंने भी कहा कि और बनाइए 17, I said anywhere between 13 and 26, तो he permitted. तो कमिट करना पड़ता था, तो मैं I said anywhere, this is how it is and I'm submitting the script. और मैं उसे स्टफ करके खींच के वो नहीं करना चाहता। तो 17 पे वो ख़त्म हो गया। आई थैंक दूरदर्शन फॉर दैट, इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट आई कुड मेक दिस। और बजाय 3 घंटे की फिल्म के मैं उसे 6.5 घंटे की एक सीरियल बना पाया। और काम इतना किया हुआ था, इतना जैसे कोई 10-11 साल का काम था मेरा किया हुआ उस पर। इट्स अ लवली सीरियल। हाँ, बस दैट्स माई, वो बस ज़िंदगी में वो एक काम हो गया। अच्छा, बाकी तो होते रहे, लेकिन उससे मैं समझता हूँ मेरी खुशकिस्मती थी जो मेरे हाथों से हो गया। वो कैसे हुआ? और फिर मेरे साथ नसीर थे, जगजीत थे। नसीर जैसे एक्टर नहीं मिलेंगे दूसरे। और क्या गालिब प्ले किया है उन्होंने। जगजीत, हमें गज़ल का तो विरसा है उनके पास, तो अमानत रखी हुई है उनके पास। जुल्मत कदे में मेरे शब गम का जोश है, एक शम्मा है दलील सहर, सो खामोश है। ने मुजदाए विसाल ना नज़ारे जमाल, ने मुजदाए विसाल ना नज़ारे जमाल। मुद्दत हुई के आशितिए चश्मो गोश है। मीना कुमारी जी, एक शायर का शायर के साथ रिश्ता। उन्हें लम्हे पकड़ने की महारत थी, और उन्हें बस वो लम्हों को जिनसे गुजरती थी वो अपनी डायरी में नोट कर लिया करती थी। तो उन्होंने बाकायदा तौर पे मीटर में या इस तरह से शायरी नहीं की है। उनके बस वो शायराना अंदाज या शायराना जुमले या शायराना अंदाज लम्हों को महसूस करने का वो विरसा है उनके पास। और खुशकिस्मत हूँ वो भी कि जाते हुए अपनी डायरियाँ वरासत में मेरे पास छोड़ गई, जिन्हें फिर मैंने बाद में कमलेश्वर जी के साथ पब्लिश भी की, सारिका में इंस्टॉलमेंट्स में जी। पब्लिश की। कुछ उनकी शायरी जमा है जो जिनको मीटर में भी उन्होंने कोशिश की या कुछ लोगों ने हेल्प की, मदद की, जिसमें कमाल साहब ने सबसे ज़्यादा मदद की कि इनको मीटर में कैसे लिखा जाता। तो कुछ कोशिश कर रही थी वो, कुछ कभी करती थी। उनका भी हाथ है, रईस अमरोही साहब का हाथ है, उनके कमाल साहब के भाई हैं जो पाकिस्तान में थे, आते थे। फिर कैफी साहब का भी कुछ हाथ है, कुछ दूसरे लोगों के भी हाथ लगे हुए हैं। तो मैं उसे, वो पब्लिश ज़रूर है, उसकी किताब पब्लिश हो गई है उसकी, और उन्होंने ज़िंदगी में ही जमा कर लिया था वो मजमुआ एक। लेकिन वो उनकी नुमाइंदा शायरी में उसे नहीं कहता, मतलब कहता हूँ लेकिन नुमाइंदा हिस्सा नहीं कहता उसको।
नुमाइंदा हिस्सा उनका वो है जो उनकी डायरियों में है। वो दैट्स रियल मीना जी। बंगाल से आपका रिश्ता? बंगाल से रिश्ता मेरा टैगोर की वजह से है। जी। ये भी अब कहानी मैं कितनी बार बता चुका हूँ, जिंदगी तो वही है, बार बार वही किस्से आएंगे। संक्षिप्त में। हाँ, कि मैं यहाँ घर में एक दुकान पे, हमारी जो दुकान थी फादर की, टोपिया थैली की, और वहाँ पे सोता था। घर जाना, सुबह तैयार होना, खाना पीना, गए स्कूल गए, वापस आए, दुकान पे बैठे, दुकान से आए, फिर घर पे खाना वाना खाया, फिर दुकान पे सो गए। तब उस उम्र में अकेले कैसे आदमी, एक मैट्रिक भी नहीं की थी अभी, 8वीं 9वीं जमात में था मेरा ख्याल है, तो रात को कैसे सो जाए आदमी इतनी जल्दी जाके। तो मैं वो जो बांकड़ों में लाइब्रेरियाँ होती है ना, जिनके रसाले और किताबें किराए पर देते हैं जी। 54 अठन्नी पे, एक हफ्ते के लिए, 8 आने पे, 1 महीने के लिए, जो किताब आप ले जाओ, एक किताब वापस करो, दूसरी ले जाओ। तो एक वहाँ पे लाइब्रेरी पे वो 54 दे देता था हफ्ते की, तो किताब ले आता था और लाता था तिलिस्मी कहानियाँ, बहराम का छुरा, सुल्ताना डाकू और रात को पढ़ने के लिए। जी हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बत्ती वो चिमनी वाली, लंबी चिमनी वाली वो थी मेरे पास, लालटेन। तो जासूसी नॉवेल में एक खूबी होती है कि वो आपको जगा के रखता है। वो आप जब तक सस्पेंस के एंड तक नहीं पहुंचे आप, तो उसमें वो एक पढ़ाई की रवानी तो आ गई, ये फायदा तो हुआ। हाँ जी। लेकिन वो दुकानदार के लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि मैं हर दूसरे दिन पहुंच जाता था, ये तो हो गई दूसरी किताब दे दो, 54 हफ्ते की, तो वो बड़ा तंग आया हुआ था। तो क्या कितनी किताबें एक 4 आने में देंगे, तो एक दिन उठा के उसने ऊपर से एक किताब निकाली, ये ले जाओ, ये जो ज़्यादा लोग नहीं लेते ये ले जाओ। एंड दैट हैपन टू बी गार्डनर बाय रविंद्रनाथ टैगोर, उसका ट्रांसलेशन है उर्दू। कैन यू बिलीव दैट अ बुक कैन चेंज योर लाइफ, लाइफ पैटर्न? इट वॉज दिस बुक। और वो लग गई मुझे कहीं, आज भी उसका कवर तक याद है मुझे, उसकी पहली नज्म माली के नाम से वो याद है। एंड माई टोटल पैटर्न ऑफ रीडिंग चेंज टू टैगोर, टैगोर्स नॉवेल्स, शरचंद्र, मुंशी प्रेमचंद, और कोई पब्लिशर था जो उस डिज़ाइन में वो किताबें लिटरेचर की निकाला करता था। माई होल पैटर्न ऑफ रीडिंग चेंज, उससे बस पूरी तरतीब ही बदल गई किताबों की। और फिर इन किताबों से फिर एक दे के आना, फिर दूसरी रख लेना, फिर पर वो पहली किताब की चोरी थी जो टैगोर की, मैंने वापस नहीं की उसे जब तक वो भूल नहीं गया। ओके। तो वो दैट टर्न माई अटेंशन टू बंगाल। तो पहले गुरु तो मेरे टैगोर हैं जी, जिनकी वजह से रागिब हुआ मैं जी। इस तरफ, और दूसरे फिर बिमल्ला हैं। फिर हेमंतदा के साथ काम करते थे, तो हेमंतदा इज हेमंत कुमार, जी, हेमंतदा जी। बोलते हैं उन्हें। तो हेमंतदा के साथ फिर हेमंतदा अपने गाने की टूर्स पे जाया करते थे, जैसे शोज करते हैं ना आज, उस वक्त हिंदुस्तान में जगह जगह उनको बहुत जगह बुलाया जाता था। जी। तो जिस गांव में जाते थे तो कलकत्ता से, तो उनके साथ चले जाया करते थे, देखेंगे जगह, देखेंगे उनको, सुनेंगे रात को, तो बंगाली गाने और फोक सॉन्ग सब गाते थे। रविंद्र संगीत सबसे ज़्यादा हेमंतदा ने गाया है, मतलब मेल वॉइसेस में। जी। फीमेल वॉइसेस में सुचित्रा जी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा गाया। लेकिन हेमंतदा के साथ तो वो पूरा जो असर पड़ता है ज़बान का, लोगों में रहने का, उठने का, बैठने का, बंगाली सुनने का, ज़बान सुनने का, तो बंगाली अपनाने लग गए उनके तौर तरीके, उनकी तरह। फॉर नंबर ऑफ ईयर्स में धोती कुर्ता पहनता रहा, और उसी तरह से वो बंगाली हो गए। एंड देन आई फेल इन लव विद द बंगाली गर्ल। कमिंग बैक टू आवर प्रोग्राम, आप थोड़ा सा रिश्ता तो है आज सवेरे के साथ, कभी कभार देख लेते हैं आप? जी हाँ, देखता हूँ, क्योंकि
बड़ा मीनिंगफुल प्रोग्राम है ये, बहुत मीनिंगफुल है। और शख्सियात जो मिलती हैं ना यहाँ पे, जिन पर्सनैलिटीज़ को आप इनवाइट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उन्हें सुन सुन के अच्छा लगता है, उन्हें देख के अच्छा लगता है, जितनी शख्सियतों को आप पेश करते हैं, और उनसे सीखते भी हैं। So, एक- सीखने से हम बाज नहीं आते। जैसे आप ही ने एक इंटरव्यू किया था डॉक्टर सरीन का, जी तो जी, उनकी वजह से हम कच्ची हल्दी खाने लगे। मैं भी, इट्स वंडरफुल। तो बताइए, a ये wonderful- आपके प्रोग्राम में नहीं होता तो कहाँ से मिलता था? नहीं नहीं, देखते रहिए और रिश्ता तगड़ा करिए। आपकी पिक्चरों में कहीं एक छोटा सा कहीं पार्टीशन या बंटवारे का दर्द छिपा है? जी हाँ, क्योंकि पार्टीशन देखा है मैंने वो दंगे भी देखे हैं, मैंने वो सड़क पे बहता हुआ खून भी देखा, और उसे वहीं पे जम के काला होते हुए भी देखा है। अध जली लाशों को चिपके हुए देखा है, जिनको उनसे खुरच के निकाल के ट्रकों में भरा गया था। तो मैंने वो बड़ा हैरतनाक मंजर था जो देखा है। तो मुझे बहुत साल तक, कोई 25 साल तक वो ख्वाब आते थे, नाइटमेयर्स आते थे, जिससे मैं डर के जाग जाया करता था, और इस खौफ से दोबारा सोता नहीं था कि ये ख्वाब मेरा फिर आएगा। तो उसको पर्ज आउट करने का भी ये एक तरीका था। तरीका मतलब जानबूझ के इतना सोच समझ के नहीं किया था तरीका, लेकिन समझ में आता है आज कि कैसे वो पर्ज आउट हुआ। वो कहीं ना कहीं तो निकलना है आपके सिस्टम से, जी, तो वो राइटिंग में आया। तो उस पर नज़में भी बहुत कहीं, उस पर अफसाने भी बहुत कहे, कहानियाँ भी बहुत की। और मैं सलीम आरिफ साहब एक बहुत काबिल डायरेक्टर हैं NSD के, जिनकी कमाल की नज़र है कि उन्होंने उन नज़मों को और उन अफसानों को एक जगह करके उनका मोन्टाज बनाए, और खराशे के नाम से वो प्ले करते हैं आज भी, विच इज़ सो ड्रामेटिक। सुना है मिलिट्री घूम रही है हर तरफ और अपनी हिफाजत में शरणार्थियों के काफिले बॉर्डर तक पहुंचा देती है। शरणार्थी है क्या होता है? रेफ्यूजी। रेफ्यूजी? ये लफ्ज पहले तो कभी नहीं सुने। रेफ्यूजी मतलब खराशे तो 8 साल से कर रहे हैं। जी जी, अब उन्होंने 2 और उसमें ऐड किए। एक प्ले किया है लकीरें, जी। वो भी मेरी कहानियाँ और नज़में हैं। वो हैं हमारे बॉर्डर्स 60 साल के बाद क्या हैं। पहला दौर तो वो है जो खराशे का, जिस वक्त सिवाय ब्लड एंड फायर के और कुछ बाउंड्री पर नज़र नहीं आता। 60 साल के बाद उन लकीरों पर घास उगाई है, वहाँ खून नज़र नहीं आता। घास उगने लगी, कुछ झाड़ियाँ आ गई, कुछ पेड़ आ गए, कुछ खड़े हो गए, कुछ शाखें ऊपर तक। उनके साए इधर भी पड़ रहे हैं, उधर भी पड़ रहे हैं, वो तो आप बांट नहीं सकते। और वहाँ जिंदगी बसर होने लग गई है। इस बेमानी घास में मगर जिंदा रहने की एकलामतना ही ताकत होती है। पतली एक दरार जरा सी चट्टानों में मिल जाए तो उगने लगती है। काट के ढेर करके आग लगाई है, मलबे के नीचे दफनाया है इसे। मारो, कूटो, कत्ल कर दो या फूंक दो इनको, लोगों में जिंदा रहने की एकलामतना ही ताकत होती है। लोगों में जिंदा रहने की एकलामतना ही ताकत होती है। नज़्म, a compliment to a artist on that side, मेहदी हसन। oh, we'd like to तो hear a वो- compliment. Yes. मतलब कि आंखों को वीज़ा नहीं लगता, सपनों की सरहद होती नहीं। आंखों को वीज़ा नहीं लगता, सपनों की सरहद होती नहीं। बंद आंखों से रोज़ चला जाता हूँ सरहद पार में मिलने मेहदी हसन से। सुनता हूँ उनकी आवाज़ को चोट लगी है, और गज़ल खामोश है सामने बैठी हुई। कांप रहे हैं होठ गज़ल के, लेकिन उन आँखों का लहजा बदला नहीं जब कहते हैं सूख गए हैं फूल किताबों में, यार फराज भी बिछड़ गए, अब शायद मिलेंगे ख्वाबों में। बंद आँखों से रोज़ मैं सरहद पार चला जाता हूँ मिलने मेहदी हसन से। आँखों को वीज़ा नहीं लगता, सपनों की सरहद कोई नहीं, सपनों की सरहद कोई नहीं।
ब्यूटीफुल। दिस इज माई रिलेशन विद दिस पार्टीशन। मेरा वतन है वहाँ, मैं पैदा वहाँ को, पैदाइश वहाँ की है मेरी। मट्टी की सौगंध कहाँ से छूटेगी आपकी? सर, आपने अठन्निया भी एक प्ले है, उसके बारे में कुछ बताइए। अठन्निया भी सलीम आरिफ डायरेक्ट कर रहे हैं जी। ये बम्बई की ज़िंदगी के बारे में है। एंड नज़रिया है एक फुटपाथ पे रहने वाले का, उसका रिश्ता बम्बई शहर से क्या है। क्योंकि बम्बई को हम हमेशा बड़ी ग्लैमर वाली इंडस्ट्री के साथ देखते हैं, अमीर लोगों के साथ देखते हैं और बिजनेस का बड़ा सेंटर देखते हैं, लेकिन वो जो फुटपाथ ड्वेलर है वो सही मानों में वहाँ का रहने वाला है और जिसका लगाव उस शहर से है। और उसके नज़रिए से मैं मुंबई देखने की कोशिश कर रहा था। देख देख, नीचे घर के अंदर पानी भरना शुरू हो गया है। तू यहाँ से निकलने की तैयारी कर, समझा? अरे एक मन में देख, ये इतना ऊपर तो तेरा सगे वाला नहीं आ सकता। देख इधर, ये देख, अरे कुछ ओ बड़ा पानी गिर गया मेरा पानी में। बहुत स्पेशल रिश्ता है आपके साथ, आपका और बॉस्की शी इज का। द कोर ऑफ माय हार्ट। एंड नाउ आई हैव अनदर कोर। हाँ, यही पूछने वाली थी मैं कि आपकी बगिया में भी एक नया फूल खिला है। जी हाँ। मूल से सूद प्यारा होता है क्या? उसका बड़ा खूबसूरत मिसरा कहा बोस्की ने कि नैपी पहन के फूल खिला है। शी सेड इट सो ब्यूटीफुली, तो शी नोज इट। तो बोस्की का ये मिसरा बहुत अच्छा लगा। तो बॉस्की तो थी, अब सूद आ गया है, तो क्या लॉयल्टी शिफ्ट होंगी? ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन ईच वन रिमेन्स इट्स ओन। और ये ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स हैव अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप। विदाउट डाउट, आई मीन वो है, इट्स ऑलवेज देयर, विदाउट। बट दैट डजंट रिड्यूस एनीबॉडीज शेयर। और बोस्की का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। वो शी स्टिल माई, मुझे आज भी मतलब उसकी अगर ज़रा सी सांस हाँपने लगे तो मैं फिक्र लग जाती है। मतलब आई कांट। तो व्हेन शी वाज टू डिलीवर द चाइल्ड, बिलीव मी, आई वाज ऑल द टाइम कंसर्न्ड अबाउट माय डॉटर। नॉट दैट आई वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द चाइल्ड, आई मीन वो तो जान है, फिक्र है, लेकिन I was emotionally so concerned. I don't know, when a man is helpless, कुछ नहीं कर सकता आदमी, मर्द cannot do anything. That's where the woman scores over you. खुदाई पूरी स्कोर कर जाती है। Only she can give birth to a life. वेरी ट्रू। आपने कभी सोचा, आपकी राइटिंग से तो लगता है कि इस दुनिया के बियॉन्ड कोई और दुनिया है? आपने कहा ना, इस आसमान के आगे क्या और आसमान है? नज़र तो आता है, या नज़र नहीं आता हमें, तो सोच में तो आता है, समझ में आता है, समझ में आता है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड और हम समझें कि हम ही हम हैं और कोई नहीं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि हमने, यानी आज भी, इस वक्त भी, हर मोमेंट पर, हर सेकंड पर नोवाज फूट रहे हैं और प्लैनेट्स बन रहे हैं और सूरज निकल रहे हैं और कायनात जो है वो फैलती चली जा रही है, अभी भी बढ़ती चली जा रही है। कहाँ तक? इसका जवाब सिर्फ ये है, इन्फिनिटी, लिमिटलेस, है ना, लामहदूद है। और उसकी कायनात की एक सबर्बन गैलेक्सी है छोटी सी, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं जी। और उस पूरी मिल्की वे की जो गैलेक्सी के अंदर एक सोलर सिस्टम, जिसके सिर्फ 9 ग्रह हम जानते हैं, 9 प्लैनेट्स जानते हैं, और एक सूरज है जिसको ड्वार्फ सन कहा जाता है। ये साइंस के फैक्ट्स हैं, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। जी। और हम समझ लें कि 9 या 10 ग्रह सोच के हमने ये जो
मतलब करोड़ों में तो आ ही नहीं सकती, गिनती भी नहीं आ सकती। ये ट्रिलियन एंड ट्रिलियन एंड ट्रिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सन्स एंड प्लैनेट्स, कि वहाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये कैसे होगा? क्योंकि हमें नहीं दिखता। तो वो लिमिट है हमारी कि जो आंखों तक महदूद है। मैं अगर ये नज्म हुई यहाँ पे तो आपको सुना दूं, ये समझाना बड़ा मुश्किल काम है। और ये भी हमें मालूम है कि सूरज में ये जो हाइड्रोजन जल रही है, जी, ये जिस दिन बुझ जाएगी तो इसका दूसरा रूप हेलियम का शुरू होगा, फिर वो बुझ जाएगा तो जिंक शायद रहेगा, पर ये बुझता जाएगा। जी। जैसे जैसे ये कम होता जाएगा ये दूसरे प्लैनेट्स को सक कर लेगा अपने अंदर। इसमें पहले मरकुरी जाएगा, वेनस जाएगा, अर्थ जाएगी, जी, फिर मार्स वगैरह की बारी आएगी। तो हम सारे, तो उसकी भी एक लिमिटेड लाइफ है, इस सूरज की भी जी। हमेशा की तो नहीं। जी, तो मैं बिलियंस ऑफ ईयर्स तो नहीं बता सकता, पर उसको मैंने कहने का एक ढंग ये बना लिया कि थोड़े से करोड़ों सालों में, एक सिर्फ अंदाज एक कहने का, जी, थोड़े से करोड़ों सालों में सूरज की आग बुझेगी जब और राख उड़ेगी सूरज से, जब कोई चांद न डूबेगा और कोई जमीन न उभरेगी, तब ठंडे बुझे एक कोयले सा टुकड़ा ये जमीन का घूमेगा भटका भटका मध्यम खाकिस्तरी रोशनी में। मैं सोचता हूं उस वक्त अगर कागज पे लिखी एक नज्म कहीं उड़ते उड़ते सूरज में गिरे और सूरज फिर से जलने लगे, तो ये ऑप्टिमिज्म तो और उम्मीद तो जाती नहीं ना शायद की। तो दैट इज ह्यूमन बीइंग, ट्रू। बट दिस इज हाउ इट इज। एंड येट हम टाइनी इतने से स्पेक की तरह रह जाते हैं व्हेन वी लुक एट आवरसेल्फ इन रिलेशन टू द यूनिवर्स। जी, और उस स्पेक को, ये उसकी ईगो का ये हाल है कि देखिए इन्होंने मेरे शेर का एक लफ्ज चुरा लिया। कैन यू इमेजिन व्हाट ईगो आर वी लिविंग ऑन? इसने मेरे गाने की ट्यून ले ली। I know. How small and speck like we are. Absolutely. And not even conscious कि we are so inconsequential and fragile. Absolutely. चांद से बहुत प्यार है आपको, नंगे पांव चांद आएगा। चांद की बात करता हूँ तो कई बार अपने आप से आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, कभी किसी और से आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। जब आपने ये साथिया देखी है फिल्म? जी, साथिया फिल्म में इन दोनों की, लड़के और लड़की जो हैं, उनकी शादी हो गई है माँ बाप से छुप के, और एक हॉस्टल में रह रहा है, एक घर पे माँ बाप के साथ, और वो मिलने के बहाने ढूंढते रहते हैं कैसे, और कैसे मैसेज पहुंचाया जाए कि कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है। ये कहावतें और ये कहानियाँ हमने सुनी है अपनी ज़िंदगी में भी, है ना। रोमांटिक कहानियाँ जितनी हमारी बड़े बड़ी लेजेंडरी कहानियाँ, उनमें भी ये था। लेकिन उसमें ये नहीं कहा था किसी ने इशारा देते हुए कि मैं कैसे मिलूँगा। ने कहा शाम को नंगे पाँव चाँद आएगा, इमली के पेड़ से आएगा, खिड़की पे आएगा और सीटी बजाएगा। तो वो चाँद जो है, अगर आप ज़रा सा आइडेंटिफाई कर लें तो पूरी बात समझ में आ जाएगी कि वो मैसेज दे रहा है, हमदम नंगे पाँव चाँद आएगा। सुनी हो रही। तो आइडेंटिफाई करने वाली बात है जिससे आप कर लें। वंडरफुल, वंडरफुल। समझ में आ गया? बिल्कुल, सब समझ में आ गया। थैंक यू, Thank you. Thank you. Thanks to you and thanks to all those who are watching us.